हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारी जो थर्ड यूनिट है अर्थमेटिक वाली, वो रह गई थी और उसको भी अपन जो है पूरा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे एक टॉपिक दे रखा है प्रतिशत वाला, यानी परसेंटेज। और परसेंटेज या प्रतिशत टॉपिक को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके पीवाईक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी टॉपिक के प्रति, वो मैंने आपको बता दी है। अब हम जो है आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात की पहले अपन जो है बेसिक जानकारी लेंगे कि अनुपात समानुपात टॉपिक है क्या, इसको कैसे, इसके अंदर जो है अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, समानुपात क्या होता है, इन चीजों को। और उसके बाद में सीधे इसके भी जो है परसेंटेज की तरह अपन पीवाईक्यू करेंगे, ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिएगा, हेडिंग डालिए अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन तो बहुत आसान आएगा, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी है, यानी कुछ शब्दावलियां हैं, वो अगर हमें पता है तो हम आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मध्यानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है। क्योंकि हमें कई बार ये शब्द नहीं पता होते तो हमारा क्वेश्चन अटक जाता है। इस पर आधारित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये जो शब्दावलियां होती है ये अगर हमारे समझ आ जावे तो अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक शब्द है समानुपाती। क्या शब्द है? समानुपाती। इसको समझ लेते हैं। समानुपाती का बेसिकली मतलब होता है, अगर आप इसका शब्द विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद नहीं कह रहा हूं, शब्द विच्छेद है ना, तो शब्द विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है सम्मान और अनुपात। तो आप इसको जब अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब आएगा सम्मान अनुपात। इसका कहने का मतलब होता है समानुपाती का कि ऐसी जो है आपके पास में कोई संख्याएं हैं जो आपस में क्या होगा, अनुपात के अंदर समान होगी, है ना, उनको अपन कहते हैं समानुपाती। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं, तो मान लीजिए अपन ने कहीं पर लिखा 2:5। क्या लिखा? 2:5 लिखा, ठीक है। और वहीं पर इसी को अपन ने जो है ये भी लिख सकते हैं, क्या? तो 6:15। कैसे सर? तो आप इस 6:15 को 3 से काट दीजिए। 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार और 3 से 5 बार, 2:5 आ गया। समझ में आ गई बात? हाँ। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, जैसे ही मैंने ये लिखा, तो सर ये 2:5 क्या है, ये कहां से आया, ये अनुपात क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, बेसिकली हमारे पास में कोई भी दो संख्याएं हैं, मान लीजिए, है ना। हम एक संख्या ले रहे हैं 4 और एक संख्या ले ली 12। क्या करा? 4 और 12 ले लिया। हमसे ये पूछा जाए कि ये जो 12 है ये 4 का कितना गुना है, या हमसे ये पूछा जाए कि 12 जो है चार, ये 12 का कौन सा भाग 4 होगा। इस प्रकार से अगर हमसे पूछा जाता है कि ये कितने गुना है या इसका कौन सा भाग जो है इसके बराबर होगा, ऐसे में एक नया टॉपिक निकल करके आता है और वो टॉपिक होता है अनुपात। कौन सा टॉपिक निकल कर आता है? अनुपात, रेशियो। रेशियो का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक संख्या को ऊपर लिखेंगे और दूसरी को नीचे लिख दिया, मान लो, है ना। अब आपको क्या करना होता है कि इसको सबसे सरलतम रूप के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे सरलतम रूप के अंदर, सरलतम रूप में परिवर्तित करने को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। सरलतम रूप का मतलब है कि ये देखो 12 और 4 लिखा हुआ है और ये हमें सीधे सीधे ही दिख रहा है कि ये भी कट सकता था। 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब बताइए क्या आ गया? 3/1। क्या 3/1 और कभी जो है आगे कट सकता है क्या? बताइए। अब 3/1 है वो अपने आप में कट कटा के पूरा हो चुका है। तो ये जो 3/1 है इसी को आप क्या लिखोगे? 3। और ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको दो डॉट के अंदर लगा देते हैं और फिर 1 लिख देंगे। तो ये बन गया 3:1। और ये 3:1 कहां से आया? तो 4 और 12 दो संख्याएं थी, उनको अपन ने अनुपात में बदला तो 3:1 आ गया। समझ में आई बात? तो अनुपात का मतलब क्या है?
कोई भी दो संख्याएं होगी, उन दोनों संख्याओं को अगर हम जो है क्या करते हैं तो आपस में ये पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा जो है कितने गुना है। जैसे अब देखो यहां पता चल जाएगा कि ये जो 4 और 12 है, तो 4 जो है वो अगर एक होता तो 12 जो है वो 3 के बराबर होता है। यानी जो 4 है वो एक भाग है और 4 का 3 गुना जो भाग है वो होता है 12। ये इसका मतलब है, अनुपात का मतलब। और आप देखिए एक थोड़ी सी अलग संख्या लेते हैं। मान लीजिए मैंने 12 और हमने एक संख्या ले ली 15। क्या ले ली? 12 और 15। अब 12 और 15 को जब हम अनुपात में बदलेंगे तो मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, 12/15। ठीक है। अब 12/15 जैसे ही लिखा तो 12 और 15 दोनों के दोनों हमें ये पता है कि एक ऐसी संख्या से कट सकते हैं और वो संख्या है 3। 3 से ये दोनों कट जाएंगे। 2 से अगर आप सोचोगे भाई सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 से तो हर कोई कटता है तो 1 को तो नहीं काउंट करते। 2 से अपन शुरू करते हैं। अब 2 से अगर काटेंगे तो 12 तो कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको 3 से काटेंगे। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना आ गया? 4/5। बताइए 4/5 और आगे कन्वर्ट हो सकता है क्या? सिंपल और कट सकता है क्या? नहीं। तो ये जो 4/5 है ये सरलतम रूप है और इसी को हम लिख देंगे 4:5। ठीक है। तो अनुपात क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा और समानुपात क्या होता है वो आपको यहां समझ में आ गया कि जो अनुपात है उसी के बराबर में कोई और संख्या है जिसका भी अनुपात यही निकल कर आ जाए उसी को समानुपात कहते हैं। तो समानुपात का मतलब तो आप ये कह सकते हैं कि दो अनुपात जो आपस में बराबर में हो, उन ऐसे अनुपातों को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अनुपात क्या होता है वो यहां समझ में आ गया, समानुपात क्या होता है वो ये समझ में आ गया। अब हम आगे जो है एक इसमें फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। ठीक है। वैसे अपन जो है आज एक ही क्लास के अंदर इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा जो है कुछ चीजें मैं फास्ट कवर करूंगा। तो आप यहां पर एक फॉर्मूला जरूर लिख लें कि 1:B है ना, A:B है और फिर है C:D। ये जो देखो दो डॉट वाला साइन होता है वो अनुपात होता है, ये ध्यान रखना, ये होता है अनुपात। और ये जो चार डॉट आ जाते हैं तो इसे कहा जाता है समानुपात। इसका मतलब ये है कि ए और बी का जो अनुपात होगा वही अनुपात सी और डी का भी होने वाला है। ठीक है। तो ये क्या लिखा है? A:B समानुपात C:D। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए और बी का अनुपात है वही अनुपात सी और डी का भी होगा। अब इनके अंदर एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और ये पहली संख्या है, ये द्वितीय संख्या है, तृतीय और चतुर्थ। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहली और चौथी संख्या का यानी A×D करने पर बराबर आता है बीच वाली दोनों संख्याओं का, यानी BC के बराबर आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर चार संख्याएं आपको इस प्रकार से अनुपात और समानुपात में दे रखी है तो जो बाहर बाहर की दो संख्याएं हैं यानी कि पहली और चौथी A और D, इनका गुणा और बीच वाली दोनों संख्याओं का गुणा आपस में क्या होगा? बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि कई बार सीधे सीधे इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने स्टार लगाया है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि एक हमारे पास में शब्द आता है मध्यानुपाती। देखो अनुपात क्या होता है समझ में आ गया, समानुपात क्या होता है वो समझ में आ गया, अनुपात और समानुपात में एक संबंध है वो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है मध्यानुपाती। क्या है? मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती जो होता है वो क्या होता है? तो हमारे पास में मान लीजिए दो संख्याएं हैं। क्या है? दो संख्याएं हैं A एंड B, यानी A और B दो संख्याएं हैं हमारे पास। तो A और B इन दोनों संख्याओं का जो मध्यानुपाती होगा यानी इन दोनों संख्याओं के मध्य का जो अनुपात होगा वो मध्यानुपाती क्या होता है? तो मध्यानुपाती होता है इस दोनों संख्याओं का क्या? √A×B। क्या होता है? √A×B। किसका? A और B का। ये क्या है? मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती का मतलब क्या है? दोनों संख्याओं का गुणा करो और उसका रूट ले लेंगे, यानी √AB। क्लियर? तो ये था हमारा मध्यानुपाती। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब हम एक चतुर्थानुपाती की भी बात कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा
इधर ले लेता हूं, देखिएगा। नेक्स्ट, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती यानी कि अब हम जो है चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। अपन ने मध्यानुपाती ज्ञात कर लिया, अनुपात ज्ञात कर लिया, समानुपात ज्ञात कर लिया। अब चतुर्था अनुपात क्या होता है? तो बेसिकली चतुर्था अनुपाती का मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीन संख्याएं हैं। क्या है? ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं, और इन तीन संख्याओं का अगर हमें जो है चतुर्था अनुपाती पूछा जाता है, तो चतुर्था अनुपाती किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा? तो ऐसी जब हमारे पास ए, बी, सी तीन संख्याएं हो और इनका जब चतुर्था अनुपाती पूछा जाता है, तो आप ऐसे निकालेंगे, और वो चतुर्था अनुपाती होगा एक्स। और फाइंड आउट करने का तरीका ये होगा कि लास्ट वाली दो संख्याएं जो है बी इंटू सी करके ए का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि चतुर्था अनुपाती को आप ऐसे लिखोगे। कैसे लिखेंगे? तो ए अनुपात बी, सी अनुपात एक्स। क्यों? क्योंकि यहां शब्द क्या आया है? चतुर्था अनुपाती, यानी जो चौथा पद है वो आपको फाइंड आउट करना था। समझ में आ गई बात? मध्यानुपाती में अपन मध्य पद निकालते हैं, यहां पर कौन सा निकालना था? चतुर्था अनुपाती, यानी चौथा जो अनुपात होगा। चौथा अनुपात क्या आएगा? लास्ट में आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? ए और एक्स का गुणा करेंगे, बी और सी का गुणा करेंगे। एक्स बराबर आ जाता है बी सी अपॉन में ए। तो हमें याद ये रखना है, एक्स बराबर बी सी अपॉन में ये याद रखना है। समझ में आ गई बात? तो चतुर्था अनुपाती कैसे निकाला जाएगा ये भी आपको पता चल गया होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मध्यानुपाती और चतुर्था अनुपाती पर आधारित क्वेश्चन कई बार हमारे जो है पूछे गए हैं। इवन हमारे 2018 एलडीसी के जो भी अपन पीवाईक्यू करेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में मैं जो है आपको तृतीय अनुपाती के बारे में बता देता हूं। तो लिखेंगे, अब देखो तृतीय अनुपाती क्या होता है। भाई मध्य का अनुपात, भाई पहला वाला तो दे ही रखा होगा, फिर मध्य अनुपात की बात करी, अब चतुर्थ अनुपात की, अब तृतीय अनुपाती। तृतीयानुपाती, अब देखो तृतीयानुपाती क्या होता है। तृतीयानुपाती का मतलब है बेसिकली हमारे पास में दो संख्याएं दे रखी होगी ए और बी, और ए बी का जो है तृतीयानुपात ज्ञात करना होगा। तो ए बी का जब हमें तृतीयानुपात ज्ञात करना होगा तो हम इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारा सी नंबर पर आता है ना, जो हमारे सी पर आता है ना, उसी को दो बार लेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दो संख्याएं होगी, तो उसमें से जो बी है उसको अपन क्या करेंगे? दो बार ले लेंगे, यानी मध्य में उसको दो बार पुट करेंगे, और फिर एक तो एक्स आएगा ही। यहां से हमारे पास फिर एक्स क्या निकल कर आएगा? तो एक्स निकल कर आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो जब चतुर्था अनुपाती कहा जाएगा तो हमें तीन संख्याएं दे रखी होगी, इसलिए दिक्कत ही नहीं है। जब तृतीय अनुपाती कहा जाएगा तो दो संख्याएं दे रखी होगी, आप बीच वाली जो संख्या है उसको दो बार लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देना और फिर ए का भाग दे देना। समझ में आ गई बात? ये है तृतीय अनुपाती का कॉन्सेप्ट। तो आप लिख लीजिए एक बार। हमने अनुपात समझ लिया, समानुपात समझ लिया, ठीक है, और उसके बाद में अनुपात समानुपात में संबंध समझ लिया, मध्यानुपाती समझ लिया, चतुर्था अनुपाती समझ लिया, तृतीय अनुपाती क्या होता है वो बता दिया मैंने। ये फॉर्मूले हैं, सीधे सीधे याद रख लो। अगर ज्यादा जो है अभी समय नहीं है, आपको लगता है कि अब मैं ज्यादा इसको समझने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं, तो ठीक है। इसके बाद में एक मिश्र अनुपात के बारे में बता देता हूं, यानी मिक्स रेशियो क्या होता है वो बता देता हूं, फिर अपना इधर का जो है थ्योरी वाला पोर्शन लगभग पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे मिश्र अनुपात। अब मिश्र अनुपात यानी मिक्स रेशियो का क्या मतलब होता है? तो मिक्स रेशियो का मतलब है कि हमारे पास में दो अलग अलग रेशियो दे रखे होंगे। एक दे रखा होगा ए अनुपात बी मान लो, एक दे रखा है सी अनुपात डी। तो अब जब हमें दो अलग अलग रेशियो देकर के मिश्र अनुपात पूछा जाता है, तो उसका मतलब होता है कि दोनों के दोनों जो अनुपात है उनका गुणा करना है और कुछ भी नहीं। कैसे सर? देखो, एक हमें दे दिया ए अनुपात बी, व एक हमें दे दिया सी अनुपात डी। अब ऐसे दो हमारे पास में क्या आ गए? अनुपात आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? तो इन दोनों अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है, मिक्स रेशियो फाइंड आउट करना है।
तो इनका जो मिक्स रेशियो होगा वो क्या होगा, तो ए का गुना तो सी से होगा और बी का गुना डी से होगा। इसका मतलब ये होगा कि दोनों अनुपातों को अगर हम ऐसे लिख लें, देखो ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, तो क्या करोगे, जो पहले आ रहा है उनका पहले गुणा, जो बाद में आ रहा है उनका बाद में गुणा, और यहां से जो है मिश्र अनुपात निकल कर आएगा ए सी अनुपात बी डी। क्या निकल कर आएगा, ए सी अनुपात बी डी निकल करके आ जाएगा। ये होता है मिश्र अनुपात यानी मिक्स रेशियो। समझ में आ गई बात। तो एक था अनुपात ए अनुपात बी, एक था हमारे पास सी अनुपात डी। हम क्या करेंगे कि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का गुणा कर देंगे। लेकिन गुणा कैसे करेंगे, तो ये ध्यान रखना, पहले वाले का पहले वाले से, बाद वाले का बाद वाले से, तो ए सी गुणा करके बी डी आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी में बैठे बैठे क्या करना है, बीड़ी पीनी है। नहीं भाई, है ना, बिल्कुल नहीं पीनी है, गंदी चीज है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बात करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारे पास में मिश्र अनुपात की बात हो गई। इसके बाद एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक प्रॉपर्टी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, क्या, ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, ऐसा अगर जो है हमारे पास में चार संख्याओं में कोई रिलेशन आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को अपन इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी डिवाइड c माइनस डी के। तो कई बार जो है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कई बार तो सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, और वहां ये सब ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी यानी दोनों अनुपातों का योग और दोनों अनुपातों का अंतर का अनुपात, और इन दोनों का योग और इन दोनों का अंतर का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी के साथ में आप इसको सबको लिख लीजिए। फिर एक विलोमानुपात और याद रख लेना थोड़ा सा, विलोमानुपात। अब विलोमानुपात का मतलब क्या होता है, तो विलोमानुपात का मतलब है, देखो विलोम का मतलब आप सब जानते हैं अपोजिट, है ना। तो विलोमानुपात का मतलब है कि अगर कोई एक एक्स संख्या है और वो बराबर है मान लो के अपॉन वाई के, तो एक्स और वाई एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, विलोमानुपात कहलाएंगे। यानी एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, वाई बढ़ेगा तो एक्स घटेगा। इस प्रकार का जो रिलेशन होता है, हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है वो इस प्रकार से होगा। या हम ये कहें कि दो संख्याओं का गुणा करने पर जब वन आ जाता है तो वो एक दूसरे के विलोमानुपात में होती है। ठीक है, क्योंकि y बराबर वन अपॉन एक्स होगा, x बराबर वन अपॉन वाई होगा। तो विलोमानुपात का मतलब है एक दूसरे का जो उल्टे का संबंध हो। ठीक, इसमें ऐसा पूछा जाता है दो का विलोमानुपात क्या होगा, तो दो का विलोमानुपात होगा एक बटे दो। ठीक है, ऐसे। तो उसका उल्टा तीन का विलोमानुपात क्या होगा, तो एक बटे तीन। चार का क्या होगा, एक बटे चार। इस प्रकार से विलोमानुपात जो है क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो ये जो है इस अनुपात समानुपात टॉपिक का पूरा थ्योरेटिकल हम कह सकते हैं कि ओवरव्यू था, और आप लोगों को ये पूरा ओवरव्यू अगर याद है तो आपका काम जो है लगभग तो हो ही जाएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपके जो है इस ओवरव्यू से रिलेटेड ही पूछ लिए जाते हैं। अब हमारे पास में अनुपात क्या होता है ये समझ में आ गया, समानुपात क्या होता है, अनुपात समानुपात में क्या संबंध होता है, ये सब चीजें हमें पता चल गई। अब हम ये देखेंगे कि कोई भी एक संख्या है हमारे पास में, और उस संख्या को हम चाहते हैं कि किसी अनुपात में बांटा जाए, और उसके बाद सीधा मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। ठीक, एक लास्ट आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए। मान लो हमारे पास में 100 रुपए है, कितने हैं, 100 रुपए है, और इस 100 रुपए को मुझे कहा जाए कि 100 रुपए को 3:5 में बांट दो। अब क्वेश्चन देखो ऐसा बनाया जाएगा कि एक पिता है, उस पिता के पास में जो है 100 रुपए की आमदनी है, वो 100 रुपए में से अपने पत्नी और बच्चों को जो है 3:5 में बांट देता है। तो बताइए पत्नी के हिस्से कितने रुपए आए या बच्चों के हिस्से कितने रुपए आए। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब आपको किसी भी संख्या को अनुपात के अंदर बांटना है तो आप क्या करेंगे, देखिएगा। तो आप जो भी संख्या है पहले वो लिख लीजिए। तो 100 रुपए को बांटना है, जिसको बांटना है उसको लिख लो। और अब देखिए,
पहले हम मानते हैं कि भाई 3 के अनुपात में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनुपात जो होता है उनका योग लिख दो। तो 3 + 5 कितना होता है, 8। तो दो काम तो आपको करने ही करने हैं। सबसे पहले तो वो संख्या जो भी है वो लिख लो, गुणा करके अपॉन में उन अनुपातों का योग लिख लो। ठीक है, ये क्या है मैं यहां बता देता हूं, ये है अनुपातों का योग। अब हमें यह पता लगाना है कि 3 अनुपात में कितने रुपए आए। तो जो भी अनुपात बोला जाए उसको आप यहां लिख दोगे। समझ में आ गई बात। तो यहां पर ये क्या है, जिस अनुपात की बात होगी, जिस अनुपात को ज्ञात। तो हम किसी संख्या को बांटना सीख रहे थे और बीच में किसी टेक्निकल इश्यू से एकदम वीडियो रुक गया था। मैं वापस बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास में है 100। इस 100 को मैं चाहता हूं 3 अनुपात 5 में बांटना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल धन हमारे पास कितना है, यानी टोटल हमारे पास कितना है, किसको बांटना चाहते हैं मतलब। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, जिसको बांटना है, जिसको बांटना है। ठीक, और गुणा में क्या आ जाता है, नीचे जो अनुपात है उनका योग। ये क्या होता है, अनुपात, अनुपातों का योग। ठीक है, और यहां पर जो है आप क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे जिस अनुपात को ज्ञात करना है। ये इतना बिल्कुल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये कन्वर्जन करना आ गया कि आप जो है किसी संख्या को किस प्रकार से अनुपात के अंदर बांट सकते हैं, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगर 100 को जो है आप इस अनुपात में बांटना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, और जिस अनुपात में ज्ञात करना चाहते हैं, तो अपन मान लो अगर आपसे पूछ ले रहे कि 3 अनुपात जो है परवीन का है और 5 अनुपात जो है प्रीतम का है, तो बताइए ये जो 3 अनुपात है उस परवीन का हिस्सा कितना है। तो 100 में परवीन का हिस्सा कितना है, तो परवीन का जो अनुपात होगा वो ऊपर लिखा जाएगा और नीचे तो क्या आएगा, अनुपातों का योग। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। तो देखिए 100 × 3/8 है। अगर मैं इसको जो है क्या करता हूं, 4 से काट देता हूं, 4 दूनी 8 और ये 4 से कटेगा 25 बार। 25 दिया होता है 75, 75/2। 75 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 70 का आधा 35 होता है, और फिर ये ढाई और आ जाएगा, यानी 37.5। तो ये लो आ गया आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 अनुपात है उसके हिस्से तो आएगा 37.5, और बचा हुआ जो धन है 100 में से 37.5 तो 3 अनुपात वाले के आ जाएगा, और बचा हुआ धन 5 वाले अनुपात के चला जाएगा। इस प्रकार से जो है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इस अनुपात को जो है इसके अंदर कन्वर्ट करने पर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, और वो ये है कि हमारे पास में कोई एक अनुपात दे रखा होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा आप यहाँ पर, ये थोड़ा सी थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं बता रहा हूं अभी ताकि आपको आगे जो है आसानी होगी। मान लो हमें कहा जाता है कि 2 अनुपात 3 है, क्या है, कोई संख्या थी पहले जिसका अनुपात है 2 अनुपात 3, और प्रत्येक के अंदर हमने क्या करा, जो है 5 जोड़ दिया। कितना जोड़ा, तो प्रत्येक संख्या के अंदर, भाई पहले संख्याएं थी उनका अनुपात है 2 अनुपात 3, बाद में हमने प्रत्येक संख्या के अंदर 5 जोड़ दिया, तब जो नया अनुपात बनता है वो नया अनुपात बन जाता है 4 अनुपात 5। कितना बन जाता है, 4 अनुपात 5। तो आपको बताना है कि या तो पहले की संख्या पूछ ली जाएगी या बाद की संख्या पूछ ली जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर जब ऐसा हो कि प्रत्येक के अंदर कुछ जोड़ा जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे कि जो पहले का अनुपात है और बाद का अनुपात है उनका डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो 2 और 4 का अनुपात है ना, तो इसका अगर अपन अंतर लेते हैं तो वो कितना आएगा, 2। 3 और 5 का अगर अपन अंतर लेते हैं तो भी आएगा 2। ठीक, तो जब आपका ये अंतर सेम आता है तब तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे जो अंतर आया है उस अंतर के बराबर जो संख्या जोड़ी है उसको लिख लीजिए, और फिर एक की वैल्यू फाइंड आउट करिए। एक की वैल्यू आती है 5/2। अब हमें पहले की संख्या पूछी जा रही है जैसे 2 अनुपात 3 की,
तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 5/2, तो आ जाएगा 5। और जब 3 के लिए पूछा जाएगा तो 3 इंटू 5/2 यानी 15/2। तो जो पहले संख्या थी वो ये थी 5 और 15। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा गया, प्रत्येक में 5 जोड़ा है, तो 5 और 5 ये तो जाएगा 10, और इसमें जब आप 5 जोड़ोगे तो ये 7.5 है, ये 12.5 हो जाएगा, यानी 25/2 आ जाएगा। ये आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर नहीं समझ आ रहा है अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें कई बार ये हो जाता है कि ये अनुपात जो है अलग अलग आ जाता है ना, ये जो अंतर है वो अलग अलग आ जाता है। तो जब अंतर अलग अलग आता है तो उस अंतर का क्रॉस गुणा कर दिया जाता है और फिर यही मेथड लगा दिया जाता है। ठीक, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए, ये रहा हमारा पहला एमसीक्यू, और ये एलडीसी 2018 के सभी क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। क्या क्वेश्चन है देखेंगे ध्यान से कि 8 एवं 12, कितना, 8 एवं 12 के तृतीयानुपात। तो दो संख्याओं का तृतीयानुपात निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके पहली वाली संख्या का भाग देंगे तो ये तृतीयानुपात निकलेगा। उसके बाद बोला है कि 4 एवं 9 के मध्यानुपात, मध्यानुपात का क्या बताया था, दोनों संख्याओं का गुणा करके अंडर रूट लेंगे। तो यहां पर जो तृतीयानुपात और मध्यानुपात निकल कर आएंगे उनका रेशियो क्या होगा, उनका अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 8 और 12, 8 व 12 का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात, तो तृतीयानुपात क्या होगा, तो तृतीयानुपात हो जाएगा, बाद वाली संख्या कौन सी है, 12, कौन सी है बाद वाली संख्या, ये 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी 12 इंटू 12, और नीचे क्या आ जाएगी, पहले वाली संख्या जो कि है 8। ठीक है भाई, जो पहले आ रही है वो पहली संख्या, बाद में आ रही है वो बाद वाली या दूसरी संख्या। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो सिंपल सी बात है, कट रहा है, 4 से ये 2 बार कटेगा, और ये 4 से 3 बार, और 2 से ये फिर 6 बार, और 6 तिया 18। तो तृतीयानुपात तो हमारे पास में आ गया 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 व 9 का मध्यानुपात। अब हम क्या करेंगे, 4 और 9 का मध्यानुपात ज्ञात करेंगे, और मध्यानुपात ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, दोनों का गुणा करके स्क्वायर रूट ले लो। 4 इंटू 9 करोगे तो 36 आएगा, और 36 जो है, 36 जो है, ये बात आप लोग जानते हैं कि 6 का स्क्वायर होता है, तो ये यहां पर बाहर आ जाएगा 6। तो हमारे पास में जो तृतीयानुपात है वो तो आ गया 18, और जो मध्यानुपात है वो आ गया 6। ठीक है, अब अनुपात के अंदर हमेशा ध्यान रखें, जो पहले आ रहा है अनुपात में वही पहले आता है। तो यहां क्या बोला है, देखो, तृतीयानुपात तथा मध्यानुपात, तो पहले कौन आया, तृतीयानुपात, यानी कि ये वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी, तो ऊपर कौन आएगा, 18, नीचे कौन आएगा जो बाद में आ रहा है, मध्यानुपात, कितना आ रहा है, 6। अब 18/6 है, ये किससे कटेगा, तो सीधी सी बात है, ये जो 18/6 है वो 6 से ही कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो 3/1 आ गया, कितना आ गया, 3/1। अब 3/1 को अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो जो ऊपर आता है वो आगे आता है, ये बात ध्यान रखें, जो नीचे आता है वो बाद में आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये देखो, अब इस एक क्वेश्चन से आपको मध्यानुपात ज्ञात करना, तृतीयानुपात ज्ञात करना, और अनुपात के अंदर जो पहले आता है वो पहले रखा जाता है, ये सब चीजें यहां पर क्लियर हो गई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर जो है आपसे अब कहीं पर भी देखा जाए या ऐसा कहीं पूछा जाता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और ये है आयु से संबंधित, किससे संबंधित है ये क्वेश्चन, आयु से संबंधित ये क्वेश्चन है, यानी जो हमारे पिता पुत्र है या माता और बेटी है, इस प्रकार के अलग अलग अनुपात दे करके हमसे पूछा जाता है, या दो दोस्तों का जो आयु का अनुपात है वो दे दिया जाता है। आप इसके अंदर क्या करें और क्या नहीं करें, सबसे पहले सुन लीजिए।
सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कई बार जो है हमें ट्रिक्स बताई जाती है, फिर वो ट्रिक्स जो है संख्याओं पर आधारित होती है और जैसे ही संख्या बदलती है ट्रिक बदल जाती है और हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो ऐसे में मैं आपको एक सावधानी यहाँ पर जो है देना चाहूंगा, और वो ये है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सिंपल जो बेसिक मेथड है उससे भी सॉल्व करोगे तो विद इन 1 मिनट हो जाता है। तो हम इतना समय हमारे पास है एग्जाम में कि हम जो है एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे सकें, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 3 घंटे समय मिलता है और 150 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे पास में 30 मिनट एक्स्ट्रा रहती है। तो क्यों हम जो है जल्दबाजी में कर रहे हैं, हम इसको आराम से बेसिक से करेंगे तो हमारा आंसर 101% सही आएगा। ट्रिक से जाओगे या किसी और शॉर्टकट मेथड से जाओगे, गलत होने के चांस रहते हैं। गलत होगा ये नहीं कह रहा हूं, गलत होने के चांस रहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखें कि बाद में बोला है, पहले बोला है, वर्तमान अनुपात दे रखा है, 10 साल बाद वाला अनुपात है, उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। यहां बोला है कि बेटे और पिता की जो आयु है उसका अनुपात 1:13 है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि अनुपात है, क्या बोला है, अनुपात है, इसका मतलब ये वर्तमान में है। तो वर्तमान का अनुपात है ना, तो बेटे और पिता के वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 1:13 दे रखा है। 10 वर्ष के बाद में, हाँ ये बात ध्यान रखें, जब भी आपका समय बाद का है तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे, और जब पहले का बोले तो आप समय माइनस करते हो। क्योंकि जैसे आपसे पूछा जाए कि 10 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, जो वर्तमान उम्र है उसके अंदर 10 साल जोड़ दोगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 3 साल पहले आपकी क्या उम्र थी, तो आप क्या करोगे, जो प्रेजेंट में उम्र है उसमें से 3 घटा दोगे। तो वही यहां पर भी करना है, गणित के अंदर भी वही करना है, जो अपने दैनिक जीवन में करते हो वो यहां कर दो। तो 10 साल के बाद में, यानी 10 साल जब इनकी उम्र और ऐड कर दी जाए, वर्तमान में जो है उसमें 10 साल और ऐड करो, तो 10 साल के बाद में अनुपात जो है वो 1:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है ये पता लगाना है। ठीक, अब देखो हमारे पास जो अनुपात है, बेटे के लिए मैं सन यूज कर रहा हूं एस, और फादर के लिए एफ। तो एस और एफ का जो वर्तमान का अनुपात है वो कितना है, तो वो अनुपात है 1:13। कितना है, 1:13। मान लेते हैं कि जो आपका अभी ये बेटा है इसकी उम्र है एक्स, कितनी है, एक्स। तो बताइए अगर इसकी उम्र एक्स है तो फादर की कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 13x हो जाएगी। क्योंकि इस एक को आपने एक्स माना तो 13 को आपको क्या मानना पड़ेगा, 13 × x। तो वर्तमान उम्र पिता और बेटे की कितनी आ गई, तो बेटे की आ गई एक्स और पिता की हो गई 13x। ये वर्तमान की इनकी उम्र आ गई है। अब ये जो वर्तमान की उम्र है इसी के अंदर तो 10 साल जोड़ेंगे, तो मैंने बेटे के अंदर 10 साल जोड़े और पिता के अंदर भी 10 साल जोड़ दो, यानी 13x + 10 कर दो, बराबर। अब क्या आएगा, तो देखो 10 साल के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो जो पहले आ रहा है वही ऊपर आता है, तो एक पहले आया था, एक ऊपर आएगा, 3 नीचे। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल सी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इससे होगा तो 3x, और 10 से होगा तो 30, इधर 1 से होगा यानी ये का यही आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब x को आप जो है इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि ये 3x इधर जाएगा तो 13 - 3 10x आएगा, और 30 में से 10 जाता है तो 20 आता है। हाँ आपकी इच्छा कर जाए कि इसको इधर लेकर आऊंगा, आपको अल्टीमेटली यहां पर ये करना है, संख्या संख्या को अलग करना है, एक्स वालों को अलग करना है। अब प्लस माइनस आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना, वो ऑटोमेटिक लास्ट में गायब हो जाएगा। 13x इधर ये गया तो 10x में कन्वर्ट हो गया, 13 - 3 गया, और इधर 30 में से 10 जाएगा तो 20 आएगा। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2। इसका मतलब जो अपन ने अभी माना था कि जो बेटा है उसकी वर्तमान उम्र जो है x वर्ष है, उस x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमारे वर्तमान उम्र कितनी आ गई बेटे की, 2 वर्ष, और यही पूछा था, बेटे की वर्तमान उम्र 2 वर्ष। समझ में आ गई बात। तो बेटे की वर्तमान उम्र अपन ने मानी थी x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हाँ हो सकता है अब कई बार
बेटे की उम्र ने पूछ के, मान लो यहाँ पूछा होता पिता की उम्र कितनी होगी, तो पिता की, मैं एक ही साथ में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, पिता की वर्तमान आयु। अब अगर पिता की वर्तमान आयु पूछे तो अपनी कितनी थी 13x, एक्स की वैल्यू कितनी 2, तो 13 × 2 कर देते, कितना आ जाता 26। ठीक है, यहां खेल खत्म हुआ। अगर मान लो ये पूछ लेता कि 10 साल के बाद में जो ये अनुपात है, और इस अनुपात तो दे ही रखा है, लेकिन यहां पूछा होता कि बेटे की 10 साल के बाद उम्र कितनी है ना, तो 10 साल के बाद कितनी है, तो x + 10, यानी 10 वर्ष बाद उम्र किसकी, ये तो बेटे की लिख रहा हूं, तो बेटे की 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x + 10, यानी 10 + 2 12 वर्ष हो जाती। और अगर पिता की पूछे 10 साल बाद कितनी होगी, तो जो अभी है 26, उसमें 10 और जोड़ देंगे 36 वर्ष। समझ में आ गई बात। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बेटे और पिता की उम्र का अंतर कितना है, तो बेटे की उम्र जो है अभी 2 साल है, और पिता की उम्र अभी है 26 साल। अंतर कितना है, 24 साल का अंतर है। कितना अंतर है, 24 साल का अंतर है। समझ में आई बात, क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको आयु संबंधित पूछे जाते हैं। अब आयु का ये एक क्वेश्चन करवा दिया, ऐसे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर जो है बाद में बोला था उस जगह पहले बोल देगा, 10 साल पहले बोले तो आप यहाँ प्लस प्लस की जगह माइनस कर देना, बाकी सॉल्व ऐसे ही होने वाला है। अब इस क्वेश्चन के लिए भी हम अगर ट्रिक सीखने जाते हैं और यहाँ पर जो है थोड़ी सी गड़बड़ करके फिर अपना आंसर गलत करके आते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने ट्रिक सीखी थी, तो ये आपकी गलती है। ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास में सीधा सीधा एक क्रॉस गुणा करना है और लाइन आती है, उसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाता है। क्यों उसके लिए ट्रिक सीखे, है ना। तो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा ऐसे फालतू के क्वेश्चंस में। हाँ, कोई लेंथी क्वेश्चन है, कोई मल्टीप्लीकेशन का इजी मेथड है, वो बता सकते हैं। अब क्वेश्चंस के अंदर कोई ट्रिक होती नहीं है, बेसिकली सीधी सी बात ये है। ये देखो, अब वो क्या है कि एक ही टाइप के 3 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस को करवा दिया जाता है, तो आपको लगता है कि ट्रिक हो गई। अरे भाई, ट्रिक का ही किया, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, अनुपात का मतलब क्या है, समानुपात का मतलब क्या है, सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, जैसे अब एक क्वेश्चन आ गया, एक आयताकार प्लॉट है। क्या है, आयताकार प्लॉट है, उसकी लंबाई और परिमाप का जो अनुपात है वो दे रखा है। किसका, लंबाई का और परिमाप का अनुपात है वो 1:3 दे रखा है। हमें बोला है कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करो। ये एकदम मस्त क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है, तो ये क्वेश्चन हो जाता। तो मैं इसको थोड़ा सा, देखो भाई, आयत का परिमाप, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बात हम जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। अब 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं परिमाप का मतलब होता है बेसिकली टोटल लेंथ कितनी है। तो ये इसकी जो है, मान लो लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो 2 बार लेंथ आती है, 2 बार ब्रेथ आती है, इसलिए 2 × L + B हो जाता है। ठीक, चलो। तो ये तो परिमाप तो आपको वैसे बता दिया था अच्छे से मैंने आगे। अब हमें बोला है लंबाई, तो लंबाई अपन ने एल मान ली। तो लंबाई और परिमाप का अनुपात कितना है, 1:3। ठीक है। अब क्या करोगे, क्रॉस गुणा कर दो। तो क्रॉस गुणा करने पर 3 का गुणा एल से होगा 3L, और 2 × L + B का 1 से हो जाएगा, तो ये का ये आ जाएगा 2L + 2B। अब क्या करोगे, एल एल को अलग करो और बी को अलग करो। अगर संख्या और एक्स है तो एक्स को अलग करो, संख्या को अलग करो। ये 2L जो है अब इधर आ जाएगा, तो 3L - 2L बराबर आ जाएगा 2B। 3L - 2L कितना होगा, L बराबर कितना आ गया 2B। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई और चौड़ाई, यानी पहले लंबाई आएगा फिर चौड़ाई आएगी, यानी पहले ऊपर कौन आएगा, लंबाई, तो L/B। तो वैसे ही आ रहा है सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 2/1। हाँ, क्योंकि देखो, दो आएगा लेकिन अपॉन में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/1 दो ही रहता है इसलिए। तो लंबाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2, चौड़ाई की वैल्यू 1, अनुपात कितना हो गया, 2:1। यही हमारा आंसर है। बताइए 2:1 कहाँ था, ऑप्शन नंबर बी। कर दीजिए इसको टिक, फिर आगे बात करते हैं। चले आगे, देखिए तो अब
बिल्कुल मस्त क्वेश्चन पूछता है, कोई ऐसे ज्यादा हार्ड एंड फास्ट आपसे जो है नहीं पूछे जाते। एसएससी वगैरह में थोड़े लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आरएएस का हो, चाहे आपका एसआई का हो, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, पीटेट, सभी मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं राजस्थान के, नॉर्मल गणित पूछते हैं ये। अब देखो ऐसा अगर हो जाए, है ना, आपको क्या दे रखा है, देखो यदि a/3 बराबर b/5 अपॉन c/7 दे रखा है, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल अपॉन में b का मान पूछा है, तो जब ऐसा हो कि a अपॉन में कुछ है बराबर b अपॉन कुछ है बराबर c अपॉन कुछ है, तो सीधे सीधे उसका मतलब होता है कि a की वैल्यू ही वो है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5, क्योंकि बी के नीचे ही आ रहा है। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 7, क्योंकि सी के नीचे ही आ रहा है। तो ए, बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 5 और 7। इसको यहां पर पुट करना है। लो, हाँ, बताओ। हाँ, बस ये था कि इसमें क्या दे रखा था, ए बराबर 3 नहीं दे रखा, ए अपॉन में 3 बराबर बी अपॉन में 5 दे रखा था। अल्टीमेटली वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको तो क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। अब ए प्लस बी प्लस सी यानी 3 और 5 8 और 7 15, ये लो। और नीचे बी, बी की वैल्यू है 5, 5 का भाग 15 में कितना आएगा, 3। ये आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर, 3। कर दो टिक, ए ऑप्शन। बस बताओ, ऐसे अनुपात समानुपात में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हम जो है ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे, हमें क्या करना है, जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं को समझ करके कर लेना है। ठीक, चलो, नोट डाउन कर लिया होगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब एक बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा वाला, जो अभी मैं समझा रहा था ना आपको पहले, कि अगर आपके पास में अनुपात है, उसके अंदर कुछ संख्या जोड़ी, फिर अनुपात ये बना, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। और यहाँ पर क्रॉस गुणा भी करना पड़ेगा शायद, है ना, अगर जो मेरे को याद है जहां तक वही क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। तो हमारे पास कोई भी दो संख्याएं थी, उनका अनुपात था 6:7। अब हमने क्या करा, प्रत्येक संख्या के अंदर 4 जोड़ दिया। क्या कर दिया, 4 जोड़ दिया। तो जो नया अनुपात आता है वो आ जाता है 13:15। कितना आ जाता है, 13:15। तो आपको बताना है कि जो छोटी संख्या है इसमें वो कौन सी है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे, पहले अनुपात कितना था, 6:7। अब अनुपात कितना हो गया है बाद में, 13:15। कितना जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर। दोनों में क्या करा अपन ने, संख्याओं में 4 जोड़ा है। अनुपात के अंदर नहीं जोड़ रहा हूं, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन अनुपात के अंदर नहीं बोला है इसने। देखो क्या बोला है, संख्या में 4 जोड़ा है। तो ये ध्यान रखें, कई बार हम क्या है ये सुन लेते हैं कि अनुपात के अंदर जोड़ दिया, और हम दिमाग लगाते हैं कि 6 के अंदर 4 जोड़ने पर तो 10 आना चाहिए था, यहाँ तो 13 आ रहा है। तो वो अनुपात में जोड़ने की बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है संख्या में जोड़ा है। यानी जो भी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 6 और 7 है, उन संख्याओं के अंदर ये जोड़ा है। अब वो संख्या क्या है वो हमें नहीं पता, उन संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है। और इस क्वेश्चन को भी अपन, जैसे मैंने एक्स वाला मेथड बताया आयु वाले क्वेश्चन में, वैसे ही इसको भी करेंगे। लेकिन मैं पहले इसको जो है थोड़ा सा अलग मेथड जो है जिससे आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, वो बताना चाह रहा हूं। देखो अब अगर सबसे पहले आप देखोगे तो 6 और 13 का डिफरेंस कितना है, 7। इधर 7 और 15 का डिफरेंस कितना है, 8। तो मैंने आपको बोला था जब डिफरेंस सेम आता है तब तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे जो है मैंने वो उस क्वेश्चन के अंदर बताया था वैसे कर देना। मतलब क्या करोगे, कुछ भी नहीं, एक बराबर यहां से वैल्यू निकलेगी वो वहां पर पुट कर देना। लेकिन जब अनुपात का अंतर, है ना, अलग अलग आ रहा हो, ऐसे में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अंतर जब अलग अलग आएगा तो देखिए क्या करना होता है। तब आपको इनका अंतर लिखना है, इधर वालों का 6 और 7 का अंतर कितना है, 1। इधर फिर 13 और 15 का अंतर कितना है, 2। कितना है, 2। अब क्या करोगे, जो ये अंतर आ रहा है, भाई इस अनुपात का अंतर ये है, इस अनुपात का अंतर ये है, इनका क्रॉस गुणा करोगे। यानी इस 2 का तो गुणा करोगे इससे, ये मैं रेड पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किससे, इस वाले अनुपात से। और इस 1 का गुणा किससे करोगे, इन दोनों अनुपातों से। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो अब देखिए, जब हम 2 का गुणा ऊपर वाले अनुपात 6 और 7 से करेंगे तो 2 चिंग 12 अनुपात 2 सते 14, क्लियर। फिर इस 1 का गुणा अब इससे करेंगे तो ये तो 13 अनुपात
15 ही आएगा। मैंने वहां पर भी बताया था क्रॉस गुणा करने के बाद सिंपली जो है जैसा मेथड था वही हो जाएगा। अब क्या होगा देख लो, इसका अंतर देखो एक का है, इसका अंतर देखो एक का है, समझ में आई बात। तो अंतर जब सेम आ जाए तब आपका जो है डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। अब अंतर एक एक आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंतर सेम आ चुका है। अब अपन ने जोड़ा कितना था, चार चार जोड़ा था, है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन के अनुसार तो चार जोड़ना था, है ना, लेकिन आपने कितना जोड़ा, आपने एक जोड़ा। इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन के चार के बराबर है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। समझ में आई बात। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, नहीं समझ आए तो। एक बराबर कितना हो गया, चार, यानी आपका वैल्यू और क्वेश्चन में दिया गया वैल्यू आपने बराबर करा। आपका एक इसके चार के बराबर है, तो आपके जो ये 12 है, ये 12 किसके बराबर होंगे, तो 12 इंटू चार के बराबर हो जाएंगे, यानी 12 चौक 48, है ना। तो जो आप मान रहे हो कि संख्या 12 थी, वो तो कितनी हो जाएगी, 48, और जो ये 14 मान रहे थे उसका गुणा भी 4 से होगा, तो 14 इंटू 4 से 56। अब आपके पास में ये आ गया कि जो आपकी संख्याएं थी, है ना, जिनका अनुपात 6 और 7 था, फिर उसके अंदर चार चार जोड़ने पर 13 और 15 अनुपात आ रहा था, वो संख्याएं कौन सी थी, तो 48 और 56। 48 और 56 ऐसी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 6 और 7 है। आप चाहो तो कर लो भले, देखो 8 चिंग 48, 8 सत्ते 56, 6 और 7 अनुपात आ रहा है। अब दोनों के अंदर चार चार जोड़ो तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 60। तो 52 और 60 का जो अनुपात है वो अगर आप निकालोगे तो 4 से कितना आ जाएगा, 13 और 15 अनुपात आ रहा है। तो हमारी जो संख्याएं थी वो आ गई 48 और 56। हमें पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी है 48, 48। तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर देंगे, बी। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लेवे और इसको एक दो बार खुद से प्रयास करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करना है, पहले वाला अनुपात लिखो, बाद वाला अनुपात लिखो, उसके अंदर प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है वो लिख लो, और फिर क्या करोगे, इनका आपस में अनुपात क्या जो है उसका डिफरेंस ज्ञात करोगे। तो 6 और 13 का डिफरेंस निकाला, 7 आया, उधर 8 आ रहा था। तो जब अलग अलग आ जावे, है ना, अगर अंतर सेम आ जाता तो क्या हो जाता, सीधे ही वो एक बराबर चार वाली कंडीशन आ जा रही थी। लेकिन जब बराबर नहीं आता है अनुपात, तब आप क्या करें, जो अंतर है उसका क्रॉस गुणा करें, यानी इसका अंतर है उसका इधर गुणा, इधर वाले का अंतर इधर गुणा। जब गुणा कर दोगे तो ये संख्याओं का वापस ऐसा दो अनुपात आ जाएंगे। और अब की बार क्या होगा, जैसे क्रॉस गुणा कर दिया, ये आपस में इनका अंतर बराबर हो जाता है। जैसे 12 और 13 का एक, 14 और 15 का एक, अंतर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे ही अंतर सेम हो जाएगा तो अपना आपका अंतर कितना आया, एक, जबकि इसने क्या बोला है, तो चार जोड़ने को, तो एक बराबर कितना हो गया, चार। तो एक का वैल्यू अगर चार है तो आपका तो वैल्यू 12 है, लेकिन संख्या के अनुसार तो कितना होगा, तो 12 इंटू चार करेंगे, क्योंकि एक के बराबर चार है, तो 12 के बराबर कितना होगा, तो 12 इंटू चार करेंगे 48, यहां पर 56। ठीक है। इसी क्वेश्चन को अब अपन दूसरे तरीके से करते हैं। देखो हमें क्या बोला है कि 6 और 7 अनुपात है दो संख्याओं का, कितना अनुपात है, 6 अनुपात 7 है। तो अनुपात में अगर कोई संख्या है, उनको अगर हमें संख्याओं में बदलना है तो प्रत्येक का आप x से गुणा कर दो। क्या करोगे, x से गुणा, यानी 6x और 7x। तो जो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी संख्याएं हो जाएगी आपके, 6x और 7x। ठीक है, ये हो गया बस। अब क्या करोगे, इन संख्याओं के अंदर अपन ने क्या जोड़ा था, चार। तो 6x में भी चार जोड़ो, 7x में भी चार जोड़ो, यानी 6x प्लस 4 डिवाइड 7x प्लस 4। और इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, बाद में चार चार जोड़ने के बाद अनुपात हो जाता है 13:15। तो वो अनुपात अब इसके बराबर रख दो, है ना भाई, चार जोड़ दिया है तो अब आपस में वो अनुपात आना चाहिए, बस ये आ गया। अब क्या करोगे, 15 का गुणा इधर क्रॉस करो और 13 का गुणा इधर क्रॉस करो, आंसर आ जाएगा। देखो 15 से करेंगे तो 15 चिंग 90x और 15 चौक 60 बराबर 13 का गुणा इधर, तो 13 सत्ते 91x और 13 चौक 52। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देख लो 90x है, इधर 91x है, तो इसको इधर ले जाओ, तो और इसको जो है इधर ले आओ। तो देखिए ये इधर जाते ही x आ जाएगा, 91 माइनस 90 यानी एक, तो एक x आ जाएगा।
और 60 माइनस 52 आ जाएगा आपके पास 8। कितना आ गया? 8। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ रही है? 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब बताओ संख्याएं कौन कौन सी थी? एक तो है 6x और एक है 7x। तो क्या करोगे? x की वैल्यू रखो, तो 6 अठे 48 और 7 अठे 56। बताओ वापस से वही संख्या आ गई 48 और 56। छोटी वाली ऑप्शन था ये, टिक। तो आप ऐसे जो है उस पहले वाले अनुपात के अंदर संख्याओं में बदलने के लिए क्या करोगे? किसी भी एक x का, y का, z का, p का, q का, किसी का भी गुणा कर दो और उससे वो संख्याओं में बदल गई। अब ये देखो 6x और 7x एक संख्याएं हो गई, ठीक है। ठीक, अब इसको फिर चार चार जोड़ दिया और ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे दोनों मेथड मैंने बता दिए। ये वापस से बहुत ही इजी और एकदम मस्त वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, मध्यानुपात वाला, है ना। और इसके अंदर छोटा सा एक ट्विस्ट था, और वो ट्विस्ट ये था कि आपको अगर अलजेब्रा नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर पा रहे थे। कैसे? वो देखो, हमें दो संख्याएं दे रखी है, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनका मध्यानुपात ज्ञात करना है। और मध्यानुपात क्या होता है आप लोग जानते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करके स्क्वायर रूट लेना है। तो देख लो अब, a माइनस बी डिवाइड a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, आपको यहां पर लगेगा कि ये कुछ भी कट पीट नहीं रहा है, आप इनका डायरेक्ट गुणा करने नहीं बैठे। आप थोड़ा सा ये दिमाग लगा लेवे, जो मैंने आपको बताया है गुणनखंड के अंदर, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। बस, तो अब अपना जो है ये आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखो, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड ए प्लस बी एज इट इज, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन लिख लेंगे ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अब क्या करोगे? तो अब जो कट रहा है वो काट दो। तो देखो a माइनस बी और a माइनस बी कट जाएगा, बस ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा वो देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अब जब दोनों ही तरफ स्क्वायर स्क्वायर है तो बाहर ले लो, ए स्क्वायर है वो आ जाएगा ए के रूप में बाहर, स्क्वायर रूट में से तो आपको पता ही होगा स्क्वायर हट जाता है, बी स्क्वायर में से बी, और इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी। यानी आंसर हो जाएगा ए इंटू बी पॉन में ए प्लस बी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ये तो बिल्कुल आसान था, बस हाँ ये बात पता होनी चाहिए थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब ये गुणनखंड वाले टॉपिक के अंदर, यानी जो फैक्टर वाला टॉपिक था वहां मैंने बताया था, और उसका यूज देख लो आप, अनुपात समानुपात के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप जो है एकदम नोट डाउन कर लीजिए, और इसको जो फॉर्मूलों को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और इस टॉपिक को आपने आज देखा तो आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी कि हमसे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बना करके पूछे जा सकते हैं। मैंने बेसिक बुनियाद जो थी इस टॉपिक की वो बता दी है आपको, मैंने ये समझा दिया है कि इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अगर आपको अनुपात समानुपात में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप उस अनुपात को संख्या के अंदर बदल कर, यानी दोनों का किसी एक सेम एक्स वाई जेड किसी का भी गुणा करके संख्याओं में बदलने के बाद उसको सॉल्व करिए, आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपके एलडीसी 2018 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ में आज का 1 आवर का लगभग अपना लेक्चर हो गया होगा। ये लेक्चर भी आज समाप्त होगा, और ये अनुपात समानुपात वाला टॉपिक भी यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। हाँ, किसी प्रकार का कोई विशेष डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, अदरवाइज अगला टॉपिक लेंगे। अब देखो, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि 7:12 है, इसके समतुल्य क्या होगा या इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान है। समतुल्य या इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? तो देखो 7:12 है ना। क्या है? 7:12। हमारा अब ये काम है कि ये जो चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसका वापस से अगर हम अनुपात ज्ञात करते हैं
तो 7:12 ही आ जावे, बस यही काम है आपका। अब देख लो तो आप, इधर है 42 और 60, ये 6 से कटेगा, 6 सत्ते 42 और 6 से 10 बार, 7:10 आ रहा है, गलत हो गया क्योंकि हमें 7:12 चाहिए था। इधर देखो ये कटेगा, 7 चौक 28, 7 चिंग 42, और ये और कटेगा तो 2:3 आ रहा है, ये भी हमारे काम का नहीं है। डी ऑप्शन अगर हम देखें तो 42 है तो ये किससे कटेगा, 42 है तो 6 से काट दो, तो 6 सत्ते 42 और 12 चिंग 72, यानी ये आ जाएगा 12। तो कितना आ गया, 7:12 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही आंसर हो चुका है। बी वाला भी अगर चेक करना चाहो तो ये 12 है, तो ये 72 है तो 6 से 12 बार, और इधर ये 7 बार, तो 12:7 आ गया। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन को जो है आपको ऐसे नॉर्मली अनुपात ज्ञात करना था, और अनुपात ज्ञात करने के बाद ये देखना था कि किसका अनुपात बराबर आ रहा है। जिसके भी अनुपात आपस में बराबर होंगे उनको समानुपाती भी कह सकते हैं, या जो है आप इक्विवेलेंट या समतुल्य भी कह सकते हैं। समतुल्य मतलब समान तुलना करने लायक। तो समान तुलना कब होती है, जब दो लोग आपस में बराबर हो। अब कोई एक बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, एक छोटा व्यक्ति है, उसकी तुलना थोड़ी करेंगे हम, है। समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ में हमारा ये जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। अनुपात समानुपात के अंदर ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप पूछ लेना, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है किसी भी संख्या को आप कैसे जो है अनुपात के टुकड़ों में बांट सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पिता का इतना धन था, वो अपने बेटों में इस अनुपात में बांट रहा है, तो बताइए इस बेटे के अनुपात कितना आएगा। तो उस बेटे का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, टोटल धन कितना आता है उसके पास में, इनटू टोटल अनुपात, अनुपात जो अनुपात है उनका योग, और ऊपर जिस भी अनुपात के बारे में बात करें वो, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं। और आपको बता दिए एक दो क्वेश्चन अलग अलग जो पूछे जा सकते थे, ठीक। तो धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, और लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो भी आपको अभी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बेशक जो है कमेंट करके बता सकते हैं।